शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के हिंदी विभाग के विद्यार्थियों, हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर पद्मा पाटिल तथा कुलपति महोदय, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि आपने मुझे फिर से ये सम्मान दिया है, एडजंक्ट प्रोफेसर का, सहयोगी प्रोफेसर का पद देकर। उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ और मुझसे जो भी सेवा बन सकती है, मैं सेवा संभव है मैं प्रयास करूँगा कि मैं वो सेवा करता रहूँ। मेरा स्वास्थ्य कुछ अधिक अवरोह में स्थिति में था, इसलिए मैं अपने वक्तव्य, अपने व्याख्यान, अपनी रचनाएं, अपने विचार ध्वन्यांकित करके, चित्रांकित करके, वीडियो करके, टेप करके आपके सामने नहीं भेज सका। किंतु अब मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप जिस विषय पे भी मुझसे मेरे विचार जानना चाहें, जिस विषय पर भी आप चाहें मेरा व्याख्यान, मुझे आप सूचित करें और मैं उस पर व्याख्यान आपको आपकी भाषा में, अपनी भाषा में मैं प्रेषित करूँगा। तो मुझे आपसे आज एक बात करनी है, तो कोई कि आप सब लोग हिंदी साहित्य के छात्र हैं, तो साहित्य शब्द जो है वो साहित्य शब्द का एक ये साहित्य शब्द बाद में आया, उससे पहला शब्द था साहित्य के लिए काव्य कहते हैं, काव्य। तो काव्य की परिभाषा क्या है? काव्य की परिभाषा, जो विशिष्ट परिभाषा जिसको हम सारे ही विद्वान एक मत से होकर स्वीकार करते हैं, उसकी परिभाषा है रसात्मक वाक्यम काव्यम। एक बार फिर कहता हूँ, रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये इसकी परिभाषा है। और ये जो है ये निश्चित रूप से सर्वसम्मति से स्वीकृत परिभाषा है। तो रसात्मक वाक्यम काव्यम, तो रसात्मक जो ऐसे वाक्य जिनमें रस हो, सरसता हो, जिसमें आनंद की अनुभूति हो, जिसमें प्रसन्नता की अनुभूति हो, जिसमें मनोरंजन भी हो, ऐसी सुखद अभिव्यक्ति को काव्य कहा जाता है। और काव्य जब रसात्मक वाक्यम काव्यम, तो काव्य होता है कविता से। कविता एक अनुशासित अभिव्यक्ति होती है। कविता एक स्वतंत्र, एक स्वच्छंद अभिव्यक्ति नहीं होती है, जैसा कि आजकल लोग मानते हैं। कविता का अर्थ है संयमित, एक अनुशासित अभिव्यक्ति कविता कहलाती है। तो उस काव्य के लिए फिर ऐसा कि हर समय तो हम कविता नहीं कर सकते कि हम किसी से कहते हैं कि हम कहते हैं भाई, हम अपनी माता जी कहते हैं कि भोजन लाओ, माता जी भोजन लाओ, हमको खिलाओ, हमको परसो, हमको खाए हुए हो गए बरसों। तो ये कविता तो नहीं हुई। तो हर वक्त तो कविता नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या होता है, उसमें जो वाक्य जो है उसमें व्याकरण थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, तो वो बोलने की भाषा बन जाती है, वो कविता की भाषा नहीं रहती है। कविता कभी भी सामान्य अभिव्यक्ति का साधन नहीं रही, किसी भी युग में ना हो सकती है। और जिस युग में अगर हो जाएगी, वो युग में अभिव्यक्ति समाप्त हो जाएगी, फिर वो केवल कृत्रिमता हो जाएगी उसमें। क्योंकि कविता में तो आपको उपमाएं और छंद अलंकार सब ढूंढने पड़ते हैं, इसलिए वो कविता जो फिर वो कविता नहीं रह जाएगी, अपने रसात्मक वाक्य नहीं रह जाएगा। तो अब बोलने के लिए भी तो वो भी तो काव्य है। काव्य जो है दूसरी परिभाषा काव्य की है कि अपनी आत्मानुभूति को, अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शिष्ट रूप से, संस्कृत रूप से, अनुशासित रूप से
वो काफ़ी गलत है। तो अब हर समय हम, एक व्यक्ति जाता है कार्य करने, आप जाते हो, जब कॉलेज में आते हो आप लोग, तो आप कितने तो कपड़े अपने साफ सुथरे बढ़िया पहन के आते हो सबके साथ, और नियम से चलते हो, नियम से भाषा बोलते हो, नियम से श्रीमान जी, श्रीमती जी, या सर, नो सर, ये सब बोलते हो। ये शिष्ट भाषा बोलते हो, संस्कृत भाषा बोलते हो। तो संस्कृत का अर्थ, संस्कृत लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है संस्कृत। या संस्कृत में जो संस्कारित कोई भाषा है, तो शिष्ट भाषा बोलते हैं। लेकिन घर में जब जाते हो तो उसमें आप चिंता नहीं करते हो कि माता जी से कि हमें कि पानी लाओ, ले आना भाई, पानी ले आना, अरे भाई पानी ले आना, अरे आप बोल रहे हैं अरे खाना नहीं लाए अभी तक। भाषा बदल जाती है घर में जब जाते हैं। तो घर की बोलचाल की भाषा अलग होती है, बच्चे से प्यार की भाषा अलग होती है, बड़ों से भाषा अलग होती है, अधिकारियों से भाषा अलग होती है, समाज की भाषा अलग होती है। तो इस प्रकार से भाषा का रूप बदलता है। तो उसमें फिर व्याकरण तो रहता है, लेकिन वो छंद की का जो अनुशासन है वो नहीं रहता है। इसलिए जो बोलने युक्त भाषा होती है उसे गद मीन्स बोलना, उसे गद्य कहते हैं। जो बोलने की भाषा होती है उसे गद्य कहते हैं। तो काव्य के 3 रूप हैं। एक तो होता है गद्य, एक होता है पद्य, तीसरा होता है चंपू। तो वो जो है एक गद्य पद्य इसमें होता है। तो गद्य मीन्स बोलने की भाषा है। गदति इन संस्कृत में जो है गदति मीन्स बोलता है, तो गद्य बनता है। और पद जो है, पद ऐसा है जिसमें शब्द जो है, पद मीन्स पद का अर्थ होता है शब्द, पद का अर्थ होता है गीत। सूरदास के गीत जो है भजन, वो पद कहलाते हैं। तुलसीदास जी के भजन पद कहलाते हैं। रहीम के जो भजन है वो पद कहलाते हैं। तो कबीर के शब्द कहलाते हैं। तो ये पद जो है, पद एक बड़ी एक शैली है, जो पद शैली कहते हैं कविता। तो जो भी कविता के रूप में सामने आता है, जो शब्द, पद का अर्थ होता है शब्द। तो तुलसीदास जी ने कहा, वो कहते हैं जब तुलसीदास जी आरंभ करते हैं रामचरितमानस महाकाव्य का, तो कहते हैं बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो उसमें जो बंदौ गुरु पद पद्म परागा, इसका साधारण सा अर्थ है कि मैं अपने गुरु के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। साधारण सा बंदौ गुरु पद पद्म परागा। जो गुरु पद में जो उनके जो चरण रूपी जो कमल है, उनका जो पराग है, उसका जो सार है, उसकी मैं वंदना करता हूँ। तो भाई उसका आप देखो, आप लोग MA के विद्यार्थी हो, BA के विद्यार्थी हो। अब पद का अर्थ देखिए, आप गुरु के पद पकड़ के बैठ जाओ, पूजो, आपको ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। बैठे रहो, आप गुरु को भी पकड़ लो, गुरु के पद चरण, तो कुछ नहीं होगा। गुरु भी निष्क्रिय हो जाएंगे। तो वो चरण पूजा का अर्थ क्या है वहाँ पे? और चरण पूजा नहीं, वहाँ पद पूजा है। पद का अर्थ होता है शब्द। मैं गुरु के शब्दों के, जो उनके कमल रूपी शब्द हैं, उनका जो पराग, उनका जो भावार्थ है, उस भावार्थ को समझ के उसके पूजन करता हूँ, सेवन करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, उसको मानता हूँ। तो पद का अर्थ वहाँ पे श्लेष अलंकार में पद का अर्थ पैर भी है, पद का अर्थ है शब्द। तो पद जो है, वो जो शब्द जो है, जो शब्द, अब शब्द होते हैं निरर्थक होते हैं, शब्द 2 प्रकार के शब्द होते हैं, निरर्थक होते हैं, एक सार्थक होते हैं। तो सार्थक शब्द तो आप सब बोलते ही। आजकल क्या जो 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 आपका जो बॉलीवुड है, तो उस बॉलीवुड में आजकल जो गीत बन रहे हैं वो निरर्थक शब्दों से भरपूर होते हैं। तो अगर निरर्थक शब्द कहीं देखने हो, शब्द देखने हो, तो उन गीतों में देख लो। तो निरर्थक और सार्थक 2 प्रकार के शब्द होते हैं। तो पद्य होती, गद्य होती है, जो बोलने की भाषा होती है, जो सामान्य जन की बोलने की भाषा होती है, लिखने की भाषा होती है, व्यक्ति की भाषा होती है। लेकिन पद्य एक विशेष शैली होती है, उसमें कविता होती है, कविता में छंद होता है, और छंद के अंदर एक अनुशासन होता है,
और उसमें एक रस होता है, एक उसका, और उसके तो कई कई उसमें जो रस रस क्या होता है, उसमें स्थायी भाव होना चाहिए, विभाव होना चाहिए, अनुभाव होना चाहिए। विभाव में भी जो है उद्दीपन होना चाहिए, आलम्बन होना चाहिए। तो बड़ी एक सूक्ष्म उसकी एक एक प्रणाली है, एक सूक्ष्म उसका एक संसार है। तो पद्य होती है दूसरी, तो पद्य जिसे हम गा सकते हैं, इसको हम, जिसमें गतिशीलता होती है, उसे पद्य कहते हैं। उसी से गीत शब्द बना है। गीत का अर्थ होता है ऐसी अभिव्यक्ति इसमें गति हो। तो गति किस में भी हो सकती है। आप कहेंगे, आप लीजिए, हम गा रहे हैं, चलो आज हम विद्यालय जाएंगे और लौटकर आएंगे, तो ये कोई पद्य तो नहीं बनी, तो सीधे गद्य आपने गा के पढ़ ली, तो इसका तो पद्य नहीं बनी है। अगर उसको आप किसी प्रकार से बनाएंगे, उसमें तुकें होंगी, तुकांत होंगे, उसमें उसका संतुलन होगा, तो वो पद्य बनती है, पद्य से नहीं बनती है ना। हाँ, यद्यपि ऐसी बात है कि एक बहुत बड़े कवि ने जो चलाया ये जो रवर छंद चलाया, मैं वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ। अरे भाई, तुमने ये आपकी अभिव्यक्ति एक है, लेकिन उसको हम पद्य तो नहीं कह सकते। मैं तो पद्य नहीं मानता, अब उसको कोई कुछ भी कहता है, लेकिन हाँ वो अभिव्यक्ति अवश्य है, उसे पद्य नहीं कहा सकता। उसीलिए गद्य गीत कहते हैं उसे रबर छंद कहते हैं। उसे जितना जैसे इलास्टिक होती है ना, जैसे बढ़ा लो छोटा कर लो, बढ़ा लो छोटा। पद्य में एक नियमितता होती है, एक अविरलता होती है, एक गतिशीलता होती है, उसमें एक रस होता है, उसमें अलंकार होते हैं। तो कविता को कामिनी की संज्ञा दी जाती है। संसार में जो सबसे अधिक सुंदर रचना भगवान ने बनाई है, पुरुष के बाद कामिनी को बनाया, स्त्री को बनाया। तो उसमें लेकिन कामिनी भी जो आज की तरह से जो बॉलीवुड में दिखाई जाती है, वो कामिनी कोई वो कामिनी लगती है, वो रुचिर नहीं लगती है, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर उसका जो है, उसमें भली भांति उसका वेशभूषा हो। तो एक व्यक्ति में एक जिज्ञासा जागती जानने की। लेकिन आप पूरा सारा का सब आपने पहले ही खोल रखा है, तो वो जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से कविता में जब तक इसमें छंद ना हो, उसमें जब तक अलंकार ना हो, तो कविता कामनी भी सजती नहीं है। इसलिए पद्य जो है वो उसमें ये जो आवश्यक उसके जो उपकरण हैं वो अवश्य होने चाहिए। तो गद्य होती है, पद्य होती है, फिर एक प्रणाली होती है इसमें कि गद्य पद्य दोनों मिली होती है। नाटक भी बना होता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं उसे। तो इसी तरह से गद्य के रूप हैं। गद्य में आप लेख लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, आलेख लिखते हैं, समाचार लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, ये सब गद्य। तो उसमें क्या है कि एक शब्द काव्य के दूर होते हैं, एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। तो श्रव्य काव्य तो कविता आती है, और जो प्रकरण गद्य के वो भी सब आते हैं। एक दृश्य काव्य, उसमें नाटक आता है, तो नाटक को दृश्य काव्य कहते हैं। तो इसलिए श्रव्य काव्य होता है, दृश्य काव्य होता है, और काव्य में भी होते हैं, मुक्तक काव्य होता है। मुक्तक मीन्स एक तो मुक्तक जो है रुबाई का जो अनुवाद होता है, हिंदी में मुक्तक कहते हैं। यह वो 4 पंक्तियाँ होती हैं, वो 4 पंक्तियाँ, तो उन 4 पंक्तियों को कहते हैं वो मुक्तक। वास्तविकता तो वो चतुष्पदी होती है। तो गीत होते हैं, वो भी मुक्तक गीत होते हैं, मतलब मुक्त गीत, जो एक अपने में जो रचना अपने में पूर्ण है, उसे मुक्तक कहते हैं, मुक्तक रचना कहते हैं। लेकिन जो एक कथा के रूप में, किसी कथा का एक बड़ी कथा का एक अंश है, उसको हम काव्य रूप में प्रकट करते हैं कविता में, वो खंड काव्य कहलाता है। खंड में एक भाग, एक पूरी कथा का, किसी की जीवन कथा का एक छोटा सा भाग लेके उसको हम व्यक्त करते हैं कविता में, वो खंड काव्य कहलाता है। लेकिन किसी का जीवन का आदि से अंत तक, उसकी जीवन गाथा को, उसके जीवन के सिद्धांतों को, उसके जीवन की गतिविधियों को, उसके जीवन की उपलब्धियों को जब हम कविता में विभिन्न छंद, अलंकार, रसों के साथ
सारे 9 रस कहलाते हैं। सब रसों के साथ में उसको जब व्यक्त करते हैं, प्रकृति चित्र इत्यादि उसके फलक पर जब उसका चित्र उकेरते हैं तो वो महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य के अलग लक्षण होते हैं। तो इस तरह से ये जो है मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है। और जो मुक्त जो होता है जिसमें गद्य पद्य दोनों होते हैं, नाटक भी होता है, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य केवल हिंदी में एक ही लिखा हुआ है, उसे यशोधरा को चंपू काव्य कहते हैं। जो मेरे शंभुगुप्त की जो हुई है यशोधरा, वो चंपू काव्य है। उसमें गद्य भी है, पद्य भी है। इसके अतिरिक्त हिंदी में जहाँ तक मेरा ज्ञान है और चंपू काव्य नहीं लिखा गया है। तो ये इस प्रकार से। अब मेरा प्रश्न जो है, मैं कालसात्मक वाक्यम काव्यम, तो आज लोगों ने प्रगतिवाद के नाम पर, प्रयोगवाद के नाम पर अपने मनमाने प्रयोग किए हैं। कविता में इतना, इसमें जीवन की जो यथार्थ का इतना बड़ा कंकाल भर दिया है, जो कि देख के अरुचि हो जाती है। व्यक्ति भरा हुआ है आजकल, विषाद उसके जीवन में चारों तरफ फैला हुआ है, अवसाद चारों ओर फैला हुआ है, समस्याएं चारों ओर अफसोसा समूह फैलाए उसकी ओर देख रही हैं, उसको निगल जाना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जब चाहता है तो थोड़ा आराम चाहता है, थोड़ा शांति चाहता है, थोड़ा सुख चाहता है। तो जिसको कि वो कविता अगर सुख ना दे सके, वो काव्य अगर उसमें रागात्मकता नहीं हो, रंजकता नहीं हो, तो उसे काव्य का क्या अर्थ है। वैसे आपने पढ़ा होगा, एमए के छात्र जानते होंगे कि उसमें कला के 9 रूप होते हैं। कला के लिए, कला जीविका के लिए, कला मनोरंजन के लिए, इस प्रकार से 9 रूप हैं, 9 उद्देश्य होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ जिस कविता में रागात्मकता नहीं होती है, वो कविता चिरंतन नहीं होती। इसलिए चिरंतन जो कविता होती है इसमें रागात्मकता, क्योंकि राग जो है, राग का अर्थ होता प्रेम, अनुराग, वो मनुष्य का बहुत बड़ा गुण है। जिसके व्यक्ति के मन में अनुराग नहीं है, अनुराग के अलग प्रकार होते हैं। माता के प्रति ममता है, वो भी अनुराग का एक रूप है। बच्चे के प्रति ममता है, वो वात्सल्य, वो भी अनुराग का एक रूप है। पति पत्नी में जो प्रेम है, वो भी अनुराग का एक रूप है। मित्रों में जो प्रेम है, वो भी एक अनुराग का रूप है। भाई भाई के अंदर जो प्रेम है, वो भी अनुराग का रूप है। जो भाई बहन के अंदर जो संबंध है, वो भी एक अनुराग का रूप है। तो अनुराग के बहुत से रूप होते हैं। एक स्वामी का अपने दास के प्रति, दास का स्वामी के प्रति जो भाव है, वो भी अनुराग का एक रूप है। तो जिसमें रागात्मकता नहीं होती, वो कविता मन को नहीं छूती। वो मस्तिष्क को भले ही छू दे, लेकिन मन, जिसका अर्थ हृदय में कह रहा हूँ, उसको नहीं छूती है। आप स्वयं जीवन अनुभव करके देखिए। और जो कविता हृदय को नहीं छूती है, मैं उस कविता को अधिक सम्मान नहीं देता मेरी दृष्टि में, कि वो एक या तो उपदेश बन जाती है, या एक प्रकार से एक समालोचना बन जाती है, या वो एक प्रकार से टिप्पणी बन जाती है, या एक प्रकार से वो कविता में लिखा हुआ आलेख हो जाता है। लेकिन जो कविता आज भी देखो, जो गज़लें हैं, जो गीत हैं, वो कैसे मन को छूते हैं। आज भी बच्चन के गीत सब गाते हैं, कितना सुंदर। महादेव जी के गीत कितने सुंदर गीत हैं, हृदय को छू जाते हैं। प्रसाद के गीत कितने सुंदर गीत हैं। ये लोग चिरंतन के, कभी अमर, कभी ये नहीं मरने वाले, क्योंकि कविता इनको जीवित रखेगी। तो और एक बात और देखना, आप स्वयं भी, मैं भी लिखता हूँ गद्य गीत, ऐसी बात नहीं, लेकिन जब कुछ समय नहीं होता है, विचारों का प्रभाव बहुत तेज होता है, बहुत द्रुत गति से आते हैं, तो मैं उतार लेता हूँ। जैसे कि एक नोट्स ले लेते हैं, व्यक्ति ले लेते हैं, तो लिख लेता हूँ मैं भी। लेकिन मैं उसको अपनी जो एक प्रतिष्ठित कविता है, स्तरीय कविता, उसके रूप में कभी नहीं देखता। मेरी वो पूरी एक पुस्तक है, उसका नाम है देवालय। वो मेरा एक तरह से रोज़नामचा था, जैसे कहते हैं नियमित डायरी रहने देने। मैं जब कश्मीर में रहता था, अकेला रहना पड़ता था, तो मैंने उसमें वो लिखा है जो कुछ भी। तो वो लोग उसको कविता कहते हैं, उसको सराहते हैं, ठीक है। लेकिन वो मेरे पास समय नहीं था, युद्ध का समय था, रात में समय मिला, कभी दिन में, तो थोड़ा सा कुछ लिख दिया। इतना समय नहीं था कि हम उसमें बैठ के उस पर तुखांत बनाए और सुखांत या दुखांत बनाए, तो ऐसा नहीं था। तो मैंने भी लिखा है,
लेकिन साथ में मेरे महाकाव्य पढ़िए, आप महाकाव्य को पढ़िए, आप मेरी सप्तशतियों को पढ़िए, आप मेरे मुक्त काव्यों को पढ़िए, तो आपको पता चल जाए मेरे दृष्टि में कविता क्या है। तो आज की कविता जो केवल बौद्धिक, वो बौद्धिक व्यायाम बन के, बहुत से लोग बौद्धिक व्यायाम करते, केवल बौद्धिक व्यायाम बन जाती कविता, वो कविता जो है चिरंतन नहीं होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कविता के अंदर ऐसी एक व्यक्ति कविता जो कि हृदय को छू सके, ऐसी विचारधारा, उसमें ऐसी उपमाएं दी जाएं जो कि हृदय को छू सकें, जो सुंदर हैं, जो कि जिनमें सौंदर्य की अनुभूति हो, ऐसी उपमाएं दी जानी चाहिए। लेकिन जो उबड़ खाबड़ उपमाएं दी जाती हैं, उठपटांग उपमाएं दी जाती हैं, हास्य व्यंग के नाम पे जो साहित्य का उपहास उड़ाया जाता है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कविता में रस होना चाहिए, कविता में रागात्मकता होना चाहिए। जो संगीत में देखो एक विशिष्ट प्रणाली गायन किए, उसे राग कहते हैं, और राग का प्रमुख गुण होता है संगीत में रंजकता। जिस राग में रंजकता नहीं होती वो राग नहीं होता। इसी प्रकार जिस काव्य में रंजकता नहीं होती, रसात्मकता नहीं होती, मेरे विचार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे सहयोगियों, मैं उसको कविता नहीं मानता है। कविता तो रसात्मक वाक्यम काव्यम ही कविता की सच्ची परिभाषा है। और बस इस विषय को अभी मैं विराम देता हूँ। आपको जिस विषय पे मुझसे मेरे विचार आप जानना चाहें, कृपया लिखिए मेरे प्रिय छात्रों और सहयोगियों और अध्यक्ष महोदय श्री डॉक्टर पद्मा पाटिल जी, आप अपने विचार लिखिएगा। आपको उस पर कैसा लगा मेरी विचारधारा। मैंने ऐसे ही चलते चलते ये आपसे, ऐसा मैंने आपको वचन दिया था, चलते चलते ये थोड़ा सा मैंने आज ध्वनि अंकित करा दिया है। मेरा आप सब लोग जो मेरा नमन स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।